इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम आपको जो है यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले ये पैसेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पैसेज। तो पैसेज को जैसे पढ़ते हैं कि तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। क्या है? तत्परता जो है सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है और वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं और तत्काल कार्यरत हो जाते हैं, जो समय के पाबंद हैं, स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अर्थात जो मालिक खुद जो है कार्य तत्पर होते हैं, उनका अनुसरण क्या करते हैं? उनके अंतर्गत काम करने वाले कामगार भी करते हैं। तो अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का क्या बनते हैं? वो स्रोत बनते हैं और काम की अपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। ठीक है, उपेक्षा जो करते हैं काम की, उनके लिए वो क्या करते हैं? अंकुश। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए टीचर है कोई, ठीक है, वो अगर अपने आप को खुद अनुशासित रखेगा तो बच्चे भी उसका देखकर क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। तो उसी प्रकार से ये भी है कि अगर कोई कामगार है तो उसके मालिक अगर तत्कार्य तत्पर हैं तो उसके जो अंदर कार्य करने वाले जो होते हैं, जो कर्मचारी, वो भी क्या होते हैं? कार्य तत्पर होते हैं। नेक्स्ट है कि इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के साधन भी बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को क्या करता है? भविष्य के लिए स्थगित कर देता है कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे। फिर है कि वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार वह नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का क्या बनता है? कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उत्पादान हैं। ठीक है, जो समृद्धि की प्राप्ति में क्या बनते हैं? उपयोगी बनते हैं। तो देखिए, अब ये आपका हो गया कार्य तत्परता से रिलेटेड, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका शीर्षक जो है गद्यांश का। अब इस पे आधारित जो है आपका क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप देखेंगे ध्यान से तो जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि उपर्युक्त अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? टॉपिक क्या देंगे आप जो कि सुटेबल हो? तो कार्य कुशलता है, तात्कार्य तत्परता है, कार्य उपयोगिता है, जागरूकता है। तो इसका जो राइट जो है शीर्षक बनेगा वो होगा कार्य तत्परता। इसी पे क्या है? ये बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका कि जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान है। तो बताइए क्या है? कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, अनुशासन, तत्परता। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि तत्परता का जिक्र है तो दूसरे का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं इसको? तो देखिए, संक्षेप में है इसका कि तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है। इससे हमें तत्पर होकर काम करने का जो है क्या मिलता है? समय पर काम करने में सफलता प्राप्त होती है। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में क्या करता है? जुट जाता है और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालता है। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास के क्या बन जाते हैं? विश्वास पात्र बन जाते हैं। यही तत्परता, सफलता और समृद्धि का क्या है? प्रमुख उपादान है। तीसरा है कि सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। अनुशासन में रहकर कार्य समय से पूरा करके सफलता मिलती है। नेक्स्ट है कि उत्साह और शीघ्रता कार्य तत्परता के दो प्रमुख उत्पादान हैं जो जागरूक होकर कार्य करने को बाध्य करते हैं, जिससे जो है कार्य समयानुसार क्या होता है? पूरा हो जाता है और सफलता मिलती है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर बनेगा वो आपका जो संक्षेप में, इसमें संक्षिप्त में अगर पूछा है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरे का बी बॉल। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है?
देखिए जो लिपिबद्ध होते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अक्षर है, वर्ण समूह है और वर्णमाला है। तो क्या कहेंगे बताइए? तो ये हो जाएगा वर्णमाला। क्या हो जाएगा? वर्णमाला। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और आपको पता है कि लेखन के आधार पर वर्णमाला कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है आपका, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो बताइए क्या होगा? आई, अंग अ, री उ। तो जो इसका 5 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी बाल अंग अ। ये ऐसी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन इनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। ठीक है। अब देखिए ये व्यंजन में भी नहीं आते हैं क्योंकि अंग को अनुस्वार और अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो 6 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका डी डॉग, अर्ध तत्सम। क्या होगा? अर्ध तत्सम। नेक्स्ट है आपका कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? जो मनुष्यता है वो कौन सा भेद है? तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि आपको पता है कि जो शब्द पदार्थों की अवस्था जैसे गुण हो गया, दोष हो गया, धर्म हो गया, दशा हो गया, स्वभाव हो गया, जब इनका वो बोध कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रियों को जीत लिया। अब भाई इंद्रिय को जीतने वाले के लिए एक शब्द हमें लगता है पूछा है, वाक्यांशों के लिए देखिए सही विकल्प पूछा है, जितेंद्रिय, इंद्र, जितेंद्रिय, इंद्रिपति। तो इसका राइट आंसर होगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को क्या कर लिया है? जीत लिया हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? अब देखिए ये विभक्ति आपसे पूछा है तो आपको मालूम है कि ये कारक से रिलेटेड है। जैसे पेड़ से पत्ते का गिरना तो अलग हो रहा है ना, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। उसी प्रकार से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपादान होता है, क्योंकि अपादान से अलग। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से संबंध, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग, षष्टमी का के की नाने नी रारेरी होता है और षष्टमी में पर और संबोधन हे हो अरे हरे आहा ये सब होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अपादान। नेक्स्ट है आपका कि तन शब्द का लिंग निर्धारित करिए। भाई तन जो है वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उभय लिंग है? तो ये आपका हो जाएगा तन जो है आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग में जैसे लड़का, बैल, तन ये सब क्या आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो ये आपका पुरुषवाचक का प्रकार है। किसका प्रकार है? पुरुषवाचक का जो है प्रकार है। क्योंकि आपको पता है कि इसके 3 भाग होते हैं। उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तुम, आप, अन्य में वह, वे, ये, यह, जिसके बारे में बात की जाए ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि कंचन एक कृशांगिनी युवती है ना, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अशुद्धि का पता लगाना है। तो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है कि वर्तनीगत अशुद्धि है कि व्याकरण की अशुद्धि है कि शब्द निर्माण की अशुद्धि है? तो आपको बताना है इसमें से किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये शब्द चयन संबंधी क्या है? अशुद्धि है। ठीक है, क्योंकि कृशांगिनी के साथ युवती का प्रयोग क्या है? अनुचित है, इसलिए ये क्या है? आपका शब्द चयन संबंधी अशुद्धि होगी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र का उदाहरण है? देखिए अनौपचारिक पूछा है। अनौपचारिक पत्र ऐसा पत्र होता है जिसे निजी जीवन से जुड़े लोगों के, जैसे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार हो गए, मित्र हो गए,
बहन भाई आदि के विवाह के लिए लिखा जाता है ये अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो ये होता है जो है, जैसे मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, तो होगा नहीं। गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए होगा नहीं, प्रधानाचार्य को होगा नहीं। तो 13 का क्या हो जाएगा, बी बॉल, बहन की शादी के लिए, ये आपका राइट हो जाएगा। और औपचारिक में पूछेगा तो ये हो जाएगा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि बस औपचारिकता है, औपचारिकता माने बस ऐसी फॉर्मेलिटी, तो ये अनौपचारिक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। चलिए बताइए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है बताइए। तो ये हो जाएगा 4। कितने, 4। अब देखिए, अगर हम हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या की बात करें तो 4 हो गया। और स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तो कोई जो है रोक टोक नहीं है। और व्याकरण में अगर देखा जाए तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। और स्वरों के क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं, आपको पता है, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। जैसे आप छोटा ई, ये ह्रस्व है, और बड़ा ई दीर्घ हो जाएगा, और ह्रस्व में आएगा, और दीर्घ में क्या आ जाएगा, आ। ठीक है, तो ये सब आपके ह्रस्व दीर्घ, तो इसमें 4 आ जाएगा, क्योंकि अ ई उ री ये आपके ह्रस्व में आएंगे। और दीर्घ में पूछेगा तो आ ई उ ए ओ औ ये सब आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हिंदी समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द कहलाते हैं। अब जानते हैं कि जो संख्यावाची शब्द होता है पहले, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए। तो उसको बोलते हैं हम द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची शब्द होता है। और वह समास जिसके पूर्व पद संख्यावाची हो या विशेषण हो, द्विगु समास क्या होता है, कहलाता है। जैसे दोपहर हो गया, दोपहरों का समूह, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार है इसमें। सप्त सिंधु है, 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखते हैं, सुहावना, लिखाई व छलिया में निम्नलिखित प्रत्यय का प्रयोग जो है सही है, बताइए। जो प्रत्यय इसमें निहित है या जो लगाया गया है वो कौन सा जो है इसमें। तो देखिए, अवना है, खाई है, या है, फिर वना, आई, या, ऐसे करने में देखिए सुहावना, लिखाई और छलिया, इन तीनों में क्रमशः जो है कौन कौन सा जो है प्रत्यय लगा है। तो देखिए, उपसर्ग तो पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। तो देखिए, अब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आवना, सुहावना, आई, लिखाई, फिर छलिया, तो इया, इसमें क्या है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम पूछा है। तो तत्सम आपको जानते हैं कि जो संस्कृत के जस तस भाषा रख दिया जाता है उसको तत्सम कहते हैं। और संस्कृत से तोड़ मरोड़ के जो हिंदी में प्रयुक्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो माँ है, केला है, मछली है, अमूल्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, अमूल्य। क्या हो जाएगा, अमूल्य। अमूल्य क्या है, तत्सम है, क्योंकि अमूल्य का अगर आप तद्भव देखेंगे तो अमोल होता है। क्या होता है, अमोल। अब देखिए, जैसे माँ दिया है तो माँ क्या है, आपका तद्भव है। क्या है, तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होता है, माता। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मछली है तो मछली भी क्या है, मछली भी आपका क्या है, तद्भव है। अब मछली का अगर तत्सम देखा जाए तो मत्स्य है। केला का है, केला भी आपका तद्भव है। तत्सम देखेंगे तो कदली होता है इसका, कदली। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब देखिए, कहा है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं तत्सम। अभी हमने आपको बताया था, क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। किलकिल देशज है कि विदेशज है कि तत्सम है कि अर्ध तत्सम है। तो ये आपका हो जाएगा देशज। क्या है, देशज है। किलकिल क्या है, देशज है। देशज की बात करें तो आपका कटोरा भी आ जाता है, लोटा, ठेठ, जो देसी शब्द होते हैं। ठीक है, जिनके मूल का कोई पता नहीं होता है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी है कि अरबी है कि पुर्तगाली है कि संस्कृत है।
तो अलमारी पुर्तगाली का है, ठीक है। इसका तो ऑप्शन बी पुर्तगाली शब्द। नेक्स्ट हो जाएगा, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? तो सीधी बात है, वो निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निपात। न मौलिक कहलाएंगे, न यौगिक, न निर्विभक्ति। क्योंकि आपको बता दें कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और किसी की बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ही निपात कहते हैं या अवधारक कहते हैं। इसमें भी, तो, तक, केवल ही, मात्र इत्यादि शब्द क्या होते हैं? इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्लिष्ट, पृथक, मूल्यवान, ब्रह्म। इसमें सही क्या है? तो आपका पृथक जो है क्या है? राइट आंसर है। बाकी ये मूल्यवान देखिए गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ाऊ की मात्रा रहेगा। क्लिष्ट आपका गलत है क्योंकि क्ली तो सही लिखा है लेकिन यहाँ ठ न रह के ट रहेगा। अब देखिए ब्रह्म, तो अब देखिए यहाँ ब्रह्म लिखा है जबकि ये हो जाएगा ब्र और फिर उसके बाद ऐसे ब्रह्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। बताइए एक वचन में किसका प्रयोग होता है इसमें से? कक्षा का, कि आंसू का, प्राण का, कि प्रत्येक का? तो जो 23 का डी हो जाएगा प्रत्येक। प्रत्येक हमेशा एक वचन में, हर एक, प्रत्येक माने हर एक, ठीक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? अगर वाक्य के वर्गीकरण की बात करें तो ये आपके 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से है। क्योंकि शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकले, ऐसा नहीं कि बिना कोई अर्थ के। तो इसमें 2 प्रकार, एक रचना के आधार पर है, एक अर्थ के आधार पर है। तो इसमें 2 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। बताइए वाक्य सरल कब कहलाएगा? जब एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, जब एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, जब एक उद्देश्य और एक विधेय हो, या फिर आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से क्या हो? जुड़ा हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक ही उद्देश्य और एक ही जब विधेय हो। क्या हो? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? जैसे क ख ग घ ङ ऐसे पढ़ते हैं ना, तब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? बताइए। तो ये महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे व्यंजक जिनको आप जब बोलें तो अधिक प्रयत्न करना पड़े और बोलते समय मुंह से जो है अधिक वायु निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। जैसे ख हो गया, घ है, छ है, मतलब दूसरा और चौथा वर्ण, समझ जाइए। अब देखिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संयुक्त है, युग्मक है, द्वित्व है, संपृक्त है? तो ये जो 27 का आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, संपृक्त। क्या हो जाएगा? संपृक्त। क्योंकि संबल क्या है? संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। नेक्स्ट है आपका कि विपत धन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? अब इसमें देखिए आपको संधि पूछ दिया, स्वर है कि व्यंजन है कि वृद्धि है कि गुण है? तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि, क्योंकि आधा त लगा है। क्या लगा है? आधा त लगा है। क्योंकि आप जब उसका नियम पढ़ेंगे तो जब होगा कि कचटतप, जब क च ट त फ के बाद जब कोई तीसरा या चौथा वर्ण आए, जब कोई तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर य र ल व या कोई स्वर आए, तो क च ट त प की जगह क्या हो जाता है? उसी वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाता है। उसी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाता है। इसमें जैसे दिग्गज होता है तो दिक् धन गज, तो क है लेकिन इसका तीसरा क्या हो जाएगा? ग होता तो दिग्गज हो जाएगा। जगत धन ईश तो जगदीश हो जाएगा। त थ द हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट चलिए, दुरात्मा। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है?
तो ये तो आसान है, ये आपका दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। देखिए परिमाण की बात कर रहा है। यह लड़की बहुत सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो इसका जो है ए जो है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ये आपका क्या है? एक परिमाणवाचक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मनोभावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाते हैं? तो ये सीधे सीधे क्या कहलाएंगे? विस्मयाधिबोधक कहलाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। भाई जिन अव्यय में हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हों, उनका संबंध वाक्य या उसके किसी भी विशेष पद से न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयाधिबोधक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? अब सर्वनाम का प्रकार पूछा है इसमें कि वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रकार है? संबंधवाचक है कि निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है? बताइए। तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो इसका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। नेक्स्ट है आपका नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आपके हो जाएंगे कुमुदनी के। किसके? कुमुदनी के। क्योंकि नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगर और इसके पर्यायवाची की बात करें तो चांदनी है, चंद्रिका है। नेक्स्ट है आपका कि शब्द युग्म जो है यदा कदा। अब देखिए यदा कदा का जिक्र आता है ना, ये सही अर्थ युग्म का चयन करिए, माने दोनों का अर्थ सही सही कौन सा जोड़े में है। पहला है आपका जब तब, दूसरा है कब तक, तीसरा है जब कब, और चौथा है कब जब। तो ये आपका हो जाएगा 34 का सी, जब कब। यदा माने होता है जब, कदा माने कब। नेक्स्ट आप देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 है कि नियत और नियत, देखिए छोटी है बड़ी है। अब इसका अर्थ बताना है कि नियत और नियत में जो है क्या माइनर डिफरेंस है, और यही आपसे एग्जाम में पूछता है और कंफ्यूज जाता है। इरादा भाग्य, इरादा निश्चित, निश्चित या इरादा भाग्य या फिर निश्चित। तो 35 का क्या हो जाएगा? आपका सी, निश्चित इरादा। नियत माने होता है इरादा और नियत माने होता है निश्चित। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा और इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन करिए। किसका प्रयोग इसमें नहीं हुआ है? तो 36 का हो जाएगा बी, अनुरूप। क्या हो जाएगा? अनुरूप। क्योंकि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना है। ठीक है, क्योंकि वाक्य में अनुरूप शब्द का प्रयोग जो है क्या है? अनुचित है। यहाँ पर अनुरूप के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए? अनुसार करना चाहिए कि आलोचकों के अनुरूप नहीं, आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। नेक्स्ट है आपका कि अब आप चल सकते हैं। वाक्य में कौन सी वृत्ति है? सामर्थ्य है कि निश्चय है कि इच्छा है कि बाध्यता है? अब आप चल सकते हैं, लॉजिक लगाइए, क्या होगा? सामर्थ्य सूचक है कि निश्चय है कि बाध्यता है कि इच्छा है? तो ये आपके सामर्थ्य को बतलाता है कि अब आप चल सकते हैं, इसका मतलब आप में सामर्थ्य है। नेक्स्ट है आपका कि यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या न में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। भाई ऐसा कौन सा जो है जब वाक्य में हम क्या करते हैं? बताइए। जब हम हाँ या ना से उत्तर दे सकें तो उसके लिए अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य किससे शुरू करते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाल ऑक्सिलरी वर्ब का। किसका? ऑक्सिलरी वर्ब का। क्योंकि इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा सहायता क्रिया है, सहायक क्रिया है जो हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। अगर हम इसका अंग्रेजी अनुवाद करें तो क्या होगा? एक आध क्वेश्चन इससे भी पूछ देता है। तो आवर ड्यूटी इज़ टू सर्व आवर कंट्री, सर्विंग इज ऑफ आवर कंट्री इज़ आवर ड्यूटी।
आवर फोर्स मोस्ट ड्यूटी इज़ टू सर्व द कंट्री, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू सर्विंग द कंट्री। तो 39 का जो सही ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा सी, आवर फोर्स मोस्ट ड्यूटी इज़ टू सर्व द कंट्री। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि अ वल्गर माइंड इज़ वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। इन दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त वाक्य के सही हिंदी का अनुवाद। देखिए उसमें हिंदी देके इंग्लिश पूछा था आपसे अनुवाद, और यहाँ पे इंग्लिश देके हिंदी। एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं, आदेश देता है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। तीसरा है एक दुष्ट व्यक्ति प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देना पसंद करता है। और चौथा है एक शरारती व्यक्ति प्रार्थना की अपेक्षा आदेश देने की सोचता है। तो 40 का जो बी बॉल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी बॉल। ठीक, बी बॉल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।